है। मेरे बाद सहाय सर लेंगे। मेरा नाम DK उपाध्याय है। मैं बेसिकली आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आपके UPSC और BPSC से संबंधित उसी पर मैं बात करूंगा। थोड़ा बहुत शायद आप लोग BPSC के बारे में हल्का सा जानते होंगे कि वो भी बताना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कुछ क्या, जैसे आप तो मेंस में आते हो तो ठीक है, आपका बेटा ठीक ठीक। हाँ, मतलब बेसिक बातें हल्का फुल्का पता है, यही ना। 120 का ठीक। तो बेसिक बातें आपको पता है, मतलब वो मुझे नहीं बताना है। ठीक है, आप आए हो कि कम से कम हम क्लास देख लें कि कोई व्यक्ति हमें मेंटर कर रहा है तो वो हमें पढ़ाएगा कैसे। ठीक है, तो हम उसी पर बात करेंगे। मैं आपको क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। आज बेसिकली हमें थोड़ा सा इंट्रो दे देना है कि कोई एक टॉपिक हम उठाएंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं कुछ भी बीच का हम उठा रहे हैं, हालांकि ये बीच का ही टॉपिक है, ऐसे ही आज रेंडम उठा लिया जा रहा है। आज बात कर लेते हैं हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे, उसे हम बोल देंगे नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पतियां। अभी नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक वनस्पतियों को सिंपल लैंग्वेज में अगर जो हम कहें तो हम इसे कह सकते हैं वन को हम देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? वनों को देख रहे हैं, वन। ठीक है, वनों को देख रहे हैं। तो ध्यान से समझना, कभी कभी आप NCERT पढ़ते होंगे तो उसमें कहानियों से बात शुरू की जाती है। जब भी कभी NCERT पढ़ी तो कहानियों से, जैसे एक मुझे याद है पुरानी वाली NCERT में जब हम लोग पढ़ते थे तो कहानी क्या थी, या वो कहानी याद है? पढ़ोगे तो आपको भी मिलेगा। जैसे नीरू अपने नानी के घर गई, कहानी कैसे शुरू होती है? नीरू अपने नानी के घर गई, सुबह जाते हुए बस में उसकी आंख खुली, उसको अलग अलग टाइप के पौधे देखने को मिले। ध्यान से देखो कहानी कहां से शुरू हो रही है। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये कौन कौन से पौधे हैं जो हमारे घर नहीं थे? तो उसकी मम्मी बताई, ये देवदार, चीर, पाइम, स्पूस के पौधे हैं और ये पर्वतीय क्षेत्र में ही उगते हैं। इसका मतलब ये कहानी वो नहीं बता रहा है कि नीरू नानी के घर जा रही है, उसे मिठाई मिल रहा है, ये नहीं। ये बताना चाह रहा है कि नीरू का घर जहां था वहां शायद कुछ दूसरे किस्म के पौधे थे, जिसे हम फ्लोरा कहते हैं। कुछ दूसरे किस्म की वनस्पतियां थीं। शायद रहा होगा उसके घर, शायद मिल रहा होगा आम का पौधा मिल रहा होगा, उसके घर शायद शीशम का पौधा मिल रहा होगा, उसके घर शायद हो सकता है नीम का पौधा मिल रहा हो। जब वो सब नहीं मिल रहा है तब फिर वो बस के बाहर देखी और उसके बाद पूछा मम्मी से कौन कौन सा पौधा है। तो उसकी माँ ने बताया, ये जो पौधा मिल रहा है ये चीर का पौधा है, ये देवदार का पौधा है, ये पाइम का पौधा है। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? इसका मतलब कहना चाह रहा है, बेटा नीरू जहां जा रही है, उसका, वो जहां रह रही है उसकी जलवायु दूसरी है और जहां गई है उसकी जलवायु दूसरी है। मतलब हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित वस्तु है। इसका मतलब कोई भी जीवित वस्तु का ढांचा, कोई भी जीवित वस्तु की साइज, कोई भी जीवित वस्तु की हैबिटेट, ये या जो भी चीजें हैं ये सब बदलते हैं, सब निर्धारित होते हैं उसके किससे? उसकी जलवायु से। कोई भी जीवित वस्तु है। अब आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा? आप सोच रहे होंगे, सर आप कह रहे हैं कोई भी जीवित वस्तु जलवायु से निर्धारित होती है, तो हम इंसान भी तो जीवित हैं, हमारा भी ढांचा, हमारी भी साइज जलवायु से निर्धारित होती है। दिमाग में यही आ रहा होगा, एकदम होती है। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से समझना, उसके बाद हम वनस्पतियों पे आते हैं। हम भी नेचर के लिए हम भी वनस्पति हैं। जैसे ध्यान से समझो, कुछ लोग जो पर्वत पर रहते हैं, हम बाइलिंगुअल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माउंटेन हिली रीजन में रहते हैं, माउंटेन रीजन में कुछ लोग रहते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए माउंटेन रीजन में रहने वाले लोगों का कद जो होता है वो छोटा हो जाता है, कद छोटा हो जाएगा। पर्वत पर रहते हैं, पर्वत पर रहोगे तो क्या होगा, ध्यान से समझो, पर्वत पर रहने पर ऑक्सीजन वहां कम होता है, ठंडक ज्यादा होती है, तो उनकी उनकी नाक कैसी हो जाती है, चपटी रहती है। समझना ध्यान से, क्लाइमेट कैसे डिसाइड कर रहा है। बाल कैसे होते हैं, हमारी तरह बाल घुंघराले नहीं होते, हम सब के बाल घुंघराले हैं, सेमी करली करली, बाल घुंघराले नहीं होते। बाल कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, एकदम सीधे सीधे बाल होंगे। कान कैसा होता है, छोटा होता है, कान कैसा होता है, छोटा होता है। मेलानिन, त्वचा कैसी होती है, त्वचा, स्किन, स्किन में मेलानिन कम होता है, या हम कह सकते हैं त्वचा फीके रंग की, या जो आजकल सो कॉल्ड गोरा कह देते हो, व्हाइट कह सकते हो। अब देखो कैसे जलवायु मनुष्य के ढांचे को निर्धारित कर रही है। अब ये सारा रीजन, इन सारे जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन, लोगों का ढांचा, उनकी साइड डिसाइड हो जा रही है इस क्लाइमेट से। और ऐसी प्रजातियों को हम लोग नाम दे देते हैं मंगोलाइड। अब कहोगे सर हमारे यहाँ क्या ऐसे लोग हैं, हैं हमारे यहाँ कैसे लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, अच्छा ये नॉर्थ ईस्ट के लोग की बनावट ऐसी क्यों हुई, क्योंकि उनका जो रहन सहन है वो किसी दूसरे क्लाइमेट में है। समझ में आ रही बात बेटा, सोचो ज्योग्राफी कहां से कहां तक डिसाइड हो रही है। मतलब ये जो चैप्टर हम छेड़े हैं आज ऐसे ही, ये छोटा चैप्टर नहीं है, इसका कोई बैकवर्ड लिंकिंग, मतलब कहीं दूसरे जगह से संबंध, कहीं दूसरे जगह से संबंध, इस टाइप का संबंध है इसका। तो सिर्फ वनस्पतियों का ही ढांचा थोड़ी ना निर्धारित हो रहा है, मनुष्य का भी ढांचा निर्धारित हो रहा है। आप देखते होंगे, जैसे उदाहरण के लिए आप देखते होंगे अफगानिस्तान वगैरह रीजन में जो लोग रहते हैं, देखते होंगे कद काठी खूब लंबी चौड़ी रहती है, देखते हो ना, खूब ताकतवर होते हैं, खूब बड़े बड़े होते हैं, उनकी जलवायु अलग है। आप देखते होंगे पृथ्वी के बीचों बीच इक्वेटर पर जो रहता है, ज्यादा तापमान रहता है, काले होते हैं, मतलब डार्क होते हैं, उनमें मेलानिन बहुत अधिक पाया जाता है। बाल उनके घुघराले होंगे। घुघराले बाल का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, घुघराले बाल में हवा फंस जाती है, हवा फंस जाती है तो ऊपर से तापमान ज्यादा शरीर में नहीं जाता, हवा की लेयर बन जाती है। तो घुघराले बाल का ये कॉन्सेप्ट रहता है। इनके बाल सीधे होते हैं, इनके यहाँ ऐसी समस्या नहीं होती। समझ में आ रही बात, जैसे जैसे आप वेस्ट में बढ़ोगे भारत के, वैसे वैसे दूसरे साइज के लोग। ठीक इसी प्रकार मेरे कहने का मतलब यह है बेटा, ठीक इसी प्रकार वनस्पतियां भी निर्धारित होती हैं, ठीक इसी प्रकार वनस्पतियां, जहां जैसी जलवायु वहां वैसी वनस्पति। और जलवायु में कोई एक चीज आती है, या जलवायु में कई चीजें सम्मिलित होती हैं, कई चीजें सम्मिलित होती हैं। बारिश भी सम्मिलित होती है, तापमान ज्यादा होना कम होना भी सम्मिलित होता है ना बेटा। लेकिन अब ये तो फिर चले गए हम ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी आपके सिलेबस में उतना है नहीं, लेकिन फॉरेस्ट आपके सिलेबस में है। तो शुरुआती बातों को बताने का पर्पज यही है कि आपको ये बात मैं आज डायरेक्ट ऐसे ही बता दे रहा हूं, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें इंट्रोडक्शन भी तो देना है। लेकिन बेटा इसका लिंक पूरा का पूरा एक पूरे सब्जेक्ट से है, और उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। और ये पूरा फाउंडेशन बैच में आपको पूरा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया जाता है, महीनों पूरा चलता है। उसका एक छोटा सा हम चैप्टर कहो या टॉपिक उठाया, तो जहां जैसी जलवायु वहां वैसी वनस्पति। तो हम थोड़ा सा इस पर इंट्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जलवायु वनस्पति का ही सिर्फ संबंध नहीं है, जलवायु और मानव के जीवन का भी संबंध है। जैसे उदाहरण के लिए आज के 1 महीना पहले, ये तो बच्चा पुराना बच्चा मेरा है, 1 महीना पहले जैकेट पहन के आया था, हम लोग भी जड़ा जड़ा पहने थे। लेकिन अब बेटा कुछ दिन और बीतेगा तो शायद हमारे कपड़े हल्के होते जाएं। ये कौन निर्धारित कर रहा है, क्लाइमेट। हमारे फूड हैबिट चाप के खा लेते थे 1 महीना पहले, अब नहीं, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, क्लाइमेट डिसाइड कर रहा है। समझ में आ रही बात। और क्लाइमेट इसीलिए भारतीय सेना में भी जब भर्ती कराया जाता है तो हर क्लाइमेट के लोग लिए जाते हैं, कहां कब कैसा काम पड़ जाए। जैसे ध्यान से देखो, ऐसे लोग ऐसे लोग ऐसे लोग हमारी सेना में कहे जाते हैं गोरखा।
देखे हो ना, गोरखा कहे जाते हैं। क्योंकि पहाड़ों पर जब लड़ाई होती है तो हम आप नहीं उतने ताकत से लड़ सकते हैं। कौन लड़ सकता है बेटा? ऐसे लोग, गोरखा। जैसे सियाचिन पर जब कब्जा हुआ तो गोरखा लड़ते गए, खूब बहुत ज्यादा सैनिक शहीद हुए, लेकिन इनका काम रहता है। नेपाल से इसीलिए हमारे यहाँ सैनिक भर्ती किए जाते हैं। आज भी नेपाल में भारत इंडियन आर्मी के कितने लोग रिटायर होकर वहां पैसा लेते हैं। नेपाल से भी हमारे यहाँ आर्मी, आप जब आईएएस की परीक्षा देखो, नेपाल वाले भी एलिजिबल हैं आईएएस के एग्जाम के लिए, भूटान वाले भी एलिजिबल हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये रीजन वाले लोग चाहिए होते हैं। क्या मैं इतनी बातें समझा पाया? थोड़ा सा आगे बढ़ना है, इस पर, इस चैप्टर पे आ जाते हैं। जैसे अब प्राकृतिक वनस्पतियां। हाँ, नाम इनके, इनका ये इन नाम दे दिया जाता है ना, जैसे इनका नाम दे दिया जाता है। नेटिव एरिया कहीं से आए हों, लेकिन उस रीजन में, जैसे मान लेते हैं अफ्रीका के लोग अमेरिका में जाके बसने लगे। अफ्रीका के लोग कहाँ? अमेरिका में जाके बसने लगे। तो एक आध पीढ़ी अफ्रीकन दिखेगी, लेकिन 2 4 5 पीढ़ी धीरे 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 उस क्लाइमेट में बस गए हैं ना। तो उस क्लाइमेट में बसने के बाद धीरे धीरे उनमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन, अंदर से परिवर्तन होगा। अगली पीढ़ी और वहां के अकॉर्डिंग हो जाएगी, अगली पीढ़ी और अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे आप देखते होंगे 3 पीढ़ियों के पहले आप किसी को देख रहे होंगे कि उसका कलर बहुत डार्क होगा, अगली पीढ़ी थोड़ा सा और फेयर कलर होगा, और अगली पीढ़ी और फेयर कलर होगा, हो सकता है। तो जहां जो जिस क्लाइमेट में रहता है उस क्लाइमेट में धीरे धीरे एडजस्ट होता है, अगली पीढ़ी और अच्छी होती जाएगी। जैसे बराक ओबामा अफ्रीकी, उनके माता पिता अफ्रीकी थे, धीरे धीरे अमेरिका में रहने लगे, तब उनकी लड़कियां थोड़ी सी और फेयर कलर की हैं, उनकी अगली पीढ़ी आगे और फेयर कलर की है। कमला हैरिस, उनकी माँ तमिलनाडु की थी, पिता अफ्रीका के थे, तो अब वो तो एकदम नहीं दिखती कि अफ्रीका टाइप की, फेयर होता जाता। तो जिस क्लाइमेट में आप रह रहे हैं उसी क्लाइमेट में आप अगली धीरे धीरे पीढ़ी एडजस्ट हो जाएगी। जैसे हम ही लोग चले जाए नॉर्थ ईस्ट में रहने लगे, तो 2 4 पीढ़ियों के बाद नॉर्थ ईस्ट टाइप के बच्चे दिखने लगेंगे। 2 4 पीढ़ियां बाद, तुरंत नहीं। ऐसा ये क्लाइमेट है ना, तो तुरंत इसका असर नहीं दिखेगा, समझे? इसीलिए तो हम अपने घर अनार का पौधा खूब खूब लगाते हैं, सूख जाता है। सेब का पौधा लगाते हैं शौक से, ना तो ऐसी मिठास होती है, ना तो कुछ दिन रहेगा, सूख, कुछ सारा जतन कर लेते हैं लेकिन सूख जाता है। होता है ना जी, खूब शौक से। नारियल का पौधा लगाते हैं, अरे भाई नारियल के लिए क्लाइमेट केरल का सही है, हमारे यहाँ का नहीं सही है। समझ में आ रही बात? उगाया जाता है जबरदस्ती, पॉलिथीन वगैरह लगा के वैसा क्लाइमेट दिया जाता है, वो तो वो वैसा क्लाइमेट होगा थोड़ा सा। अब यूपी में आपका वैसा क्लाइमेट नहीं मिलेगा, हरियाणा में वैसा क्लाइमेट नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? वैसा क्लाइमेट होगा तो मिलेगा। तो सीधी बात, अगर जो हम कहें प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें, तो हम क्या लिखेंगे इन वनों को? प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो ये बेसिकली 2 चीजों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब देखो किन किन चीजों पर निर्भर कर रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राकृतिक वनस्पतियां, पहला पहला निर्भर कर रहे हैं बेटा किस पर? टेम्परेचर पर। किस पर निर्भर करते हैं? टेम्परेचर पर। दूसरा इनकी निर्भरता होती है वर्षण या रेन, वर्षा, जिसे हम आसान भाषा में क्या कह देते हैं, या जो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज प्रेसिपिटेशन। तो कभी कभी मैं इसे पीपीटी भी लिख दूंगा, तो आप समझ जाना, पी और टी, प्रेसिपिटेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें, तापमान की। वनस्पतियां तापमान से कैसे निर्धारित होती, तो समझना है इसी को। पहला तापमान, टेम्परेचर। अब आपको बताना है तापमान मिलेगा कहां से। पृथ्वी पर तापमान कहां से मिलता है? सूर्य से। कहां से मिलता है? तो ध्यान से समझना, अगर जो सनलाइट ज्यादा हो, कहीं भी सनलाइट ज्यादा हो, समझना ध्यान से, कहीं भी ज्यादा हो, हमें नहीं मतलब है कि इक्वेटर पर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हम जान रहे हैं, चलो तो अच्छी बात है। सनलाइट कहीं ज्यादा हो तो एक बार ध्यान से समझो, सनलाइट ज्यादा हो तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा या कम होगा? सनलाइट ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा?
ज्यादा होगा, चलो ठीक है, ज्यादा हुआ। आगे बढ़ते हैं। कोई भी पौधा या हम ही लोग ज्यादा खाना पीना खाएं, अच्छे से डाइट लें, तो हम और मजबूत होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे? मजबूत होते जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण अगर जो पौधा कर रहा है तो उसमें मजबूती बढ़ेगी या कम होगी? पर जाहिर सी बात है, तो अगर जो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा तो कोई भी वृक्ष हो, कोई भी पेड़ हो, उस वृक्ष की लकड़ियों में कठोरता बढ़ेगी या कम होगी? हार्डनेस क्या होगी? जाहिर सी बात है, बढ़ेगी। फिर से, अगर जो उस पौधे में फोटोसिंथेसिस अच्छा खासा हो रहा है तो फिर से उस पौधे की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? जाहिर सी बात है, बढ़ेगी। बढ़ेगी ना बेटा। फिर से, उस पौधे में रंग डार्क होगा या हल्का होगा? क्या होगा? गाढ़ा रंग होगा। गाढ़ा रंग होगा। इसका मतलब ज्यादा तापमान वाले क्षेत्रों में जो वन मिलेंगे, जो पौधे मिलेंगे, उसकी लकड़ियां कठोर, मतलब वो भारी लकड़ियां, कठोर, लंबाई अधिक, रंग कैसा होगा? गाढ़ा होगा। कोनो रेड कलर का मिलेगा, कोनो एकदम ग्रीन कलर का मिलेगा। इसका मतलब ये भी है, ध्यान से समझना। अगर जो हम बोल दें कि भाई ये पृथ्वी है, जैसे सपोज दैट, इसे मान लेते हैं, थोड़ा सा इसे हम मान लेते हैं बेटा, इधर ये पृथ्वी है, चलो सपोज दैट। इक्वेटर पर हमने आपको बोला कि इक्वेटर पर तापमान अधिक रहता है। पोलर रीजन में हमने मान लिया कि यहां चूंकि सनलाइट रहती ही नहीं, तो यहां तापमान कम रहता है, तापमान कम रहता है। यही समझो बेटा। इसका मतलब इक्वेटर के आसपास ये पूरा रीजन जो है, इक्वेटर के आसपास जो भी फॉरेस्ट मिलेंगे या जो भी वृक्ष मिलेंगे, उसकी लकड़ियां कठोर। ध्यान से समझना, लकड़ियां कैसी होंगी? लंबाई कैसी होगी? अधिक। रंग कैसा होगा? रंग बिरंगी लकड़ियां मिलती हैं। और जैसे जैसे हम पोलर रीजन में जाते जाएंगे, कैसी कैसी लकड़ियां? लकड़ियां कठोरता कम होगी। कठोरता कम होने के साथ पौधे में लंबाई कम होगी। रंगों का गाढ़ा होना क्या होगा? फीका होना लगेगा, व्हाइट लकड़ियां एकदम मिलेंगी। अब देखो यहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से आपसे पूछ लिया जाएगा, कौन से क्षेत्र की लकड़ी का बैट बनाना ज्यादा अच्छा होता है? क्वेश्चन पूछा गया, बल्ला किसका? बल्ला ज्यादा भारी होगा तब आप सिक्सर लगा पाओगे, हल्के बल्ले से सिक्सर लगता है? सोच समझ के बताना, क्रिकेटर सब लोग हो। शॉट अच्छा कौन से, भारी बल्ले से लगता है या हल्का बल्ला जितना होगा उतना तेज फ्रीक्वेंसी आएगी? लाइट होना चाहिए। बल्ला कैसा होना चाहिए? हल्का। जितना हल्का बल्ला होगा उतना तेज आप भांज सकते हो, इतनी तेज फ्रीक्वेंसी है, कहीं भी घुमा सकते हो। तो कौन सी लकड़ियों को काटना ज्यादा आसान होगा? इक्वेटर वाली या पोलर रीजन वाली? पोलर रीजन वाली। फिर से आपको, कागज और लुगदी उद्योग कौन सी लकड़ियों के बनते होंगे? कठोर लकड़ी के या कमजोर लकड़ी के? कमजोर लकड़ी के। तो अच्छे पेपर इंडस्ट्री, अब आपसे पूछा जाए, देखो कैसे कैसे कहां से सवाल कनेक्ट किया, का अच्छे कागज उद्योगों का विकास विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होगा या ध्रुवीय क्षेत्रों में होगा? पोलर रीजन में होगा। कहां से कहां कनेक्ट हुआ? मतलब आप अगर जो वेजिटेशन, अब इसीलिए कर पूरा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना, लेकिन आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज दिया जा रहा है। और अंतिम बात बेटा, इसमें मैं यही कहूंगा, मैं बार बार हर क्लास में कहता हूं, देखो बेटा, कुछ पढ़ रहे हो, रटना नहीं होता, ये काम मत करना। ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको। मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं यहां भी, तो आप इतना तो जान गए होंगे, सच में एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर जो हम क्रम से पढ़े हैं तो रटना कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट है। हो सकता है नाम रटना हो तो नाम की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ रटना नहीं होता। हाँ बताओ बेटा। एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो एकदम आएगा। इसीलिए तो आपको ऐसा, देखो होता क्या है, कोई आसान टॉपिक में उठाता आपको एकदम लुभा देता, इसलिए ऐसा टॉपिक उठाएगा कि ऐसे आते आते मेरे दिमाग में, चलो यही बताते हैं, है ना? तो फिर से देखो, तो लकड़ियां खूब कठोर होंगी, तो आपको कहां कहां कैसा कैसा टॉपिक एक ही में कनेक्ट हो जा रहा है, कैसा कैसा टॉपिक कनेक्ट हो जा रहा है, कैसा कैसा टॉपिक नहीं कनेक्ट। कमजोर लकड़ियां पोलर रीजन में जाएंगे तब मिलेंगी, मजबूत लकड़ियां कहाँ मिलेंगी? इक्वेटोरियल रीजन में। कोई दिक्कत? फिर ऐसे ही देखो, ऐसे दूसरा मान लेते हैं, ये पर्वत हो,
हमने तो ये देखा ना कि तापमान अगर जो ज्यादा है तो वृक्षों की लकड़ियों में कठोरता। अब इसी को उल्टा कर दीजिए ना, अगर जो सनलाइट कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, कम होगा। वृक्षों की लकड़ियों में कठोरता भी क्या होगी, कम होगी। लंबाई भी क्या होगी, कम होगी। गाढ़ापन भी क्या होगा। तो हम एक बात सोचते हैं कि मान लेते हैं ये पर्वत है, चलो देखो इसी को पर्वत है। अब ये पर्वत है, पर्वत पर ऊंचाई पर जाने पर जैसे जैसे पर्वत पर हाइट बढ़ती है वैसे वैसे तापमान क्या होता है, कम होता है। होता है तो पक्का है। हम आज यहाँ बिहार में, बिहार जिस लाइन पे बिहार है उसी लाइन पे मिजोरम की कोई जगह है, लेकिन मिजोरम में टेम्परेचर कम दिखेगा। जिस लाइन पे आपका आप कह सकते हो आगरा है, उसी लाइन पे दार्जिलिंग है, लेकिन आगरा में टेम्परेचर ज्यादा है, दार्जिलिंग में टेम्परेचर कम, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान। इसका मतलब अब फिर से देखो कॉन्सेप्ट, इसका मतलब अगर जो हम इस कॉन्सेप्ट को फिर से अप्लाई कर दें कि पर्वत के सबसे नीचे जो लकड़ी मिलेगी वो कठोर, उससे ऊपर जो लकड़ी मिलेगी उससे कमजोर, उससे ऊपर जो लकड़ी मिलेगी उससे कमजोर, सबसे ऊपर। तो नीरू अपने नानी के घर गई, कहां जा रही थी, बस से। कहानी में भी ठीक से कहानी लिखी थी उसमें, अपने नानी के घर बस से जा रही थी और पर्वतीय क्षेत्रों में जा रही थी। तो जब ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, और तापमान कम होता है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस कम होगा। पर्वत के सबसे नीचे कठोर लकड़ियां, उससे ऊपर उससे कम, उससे ऊपर उससे कम। क्या कोई दिक्कत यहां तक। फिर से आगे बढ़ो। तो कैसे इसका विकास कैसे होगा। तो वेजिटेशन मिलता कैसे है, इन सबों में वेजिटेशन मिलता कैसे है। तो जहां सबसे अधिक तापमान होगा बेटा वहां मिलता है उष्ण कटिबंधीय वन। हम बाइलिंगुअल रहेंगे बेटा, परेशान एकदम नहीं होना है, ठीक है। ऑनलाइन भी बच्चे देख रहे हैं, इसलिए एकदम हम बाइलिंगुअल रहेंगे। एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा, वो प्रमाण के लिए बैठा है, ठीक है ना। तो कौन सा फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल। तो मतलब जहां सबसे अधिक तापमान होगा तो वहां कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब पर्वत के सबसे नीचे कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, ये पहला हमने नाम दे दिया, ट्रॉपिकल। कोई दिक्कत। फिर से और कम तापमान इससे ज्यादा हुआ तो मिलता है टेम्परेट फॉरेस्ट। समशीतोष्ण वन, इसे मान लिया हमने 2 कर दिया, तो पर्वत के और ऊंचाई पर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, टेम्परेट फॉरेस्ट। और कम तापमान वाले क्षेत्र में जाएंगे तो कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा बेटा, कोनीफेरस। शंकुधारी वो एक्समस ट्री वाले पर्वत पे मिलते हैं, और पर्वत पे ऊंचे जाएंगे तो तीसरा मिलेगा। और ऊंचे चले गए, तापमान एकदम कम हो गया तो पर्वत के सबसे ऊंचे पर क्या मिलेगा, टुंड्रा फॉरेस्ट। आपको देखो देखो कॉन्सेप्ट जानना, इसका मतलब अब ध्यान से समझो, इसका मतलब हिमालय में हम जाने लगे, चलो हटाओ कहीं नहीं, हिमालय में हम जाने लगे तो हिमालय में लगभग 900 से 1000 मीटर पर, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो ये मिलेगा। उससे और ऊंचाई पर जाएंगे और 2 किलोमीटर ऊंचाई पर चले गए तो ये मिलेगा। 3 किलोमीटर ऊंचाई पर चले गए तो कोनीफेरस मिलने लगा, मतलब दार्जिलिंग मनाली इन सबों पे ये मिलेगा। समझ में आ रही बात। और ये निर्धारित हुआ कैसे, मतलब हम इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर जाने में तापमान क्या हो रहा है, तापमान डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो कागज और लुगदी उद्योग का फिर से आ गया, कागज और लुगदी उद्योग के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए कौन सी लकड़ी ज्यादा सुटेबल होगी, ये ट्रॉपिकल या कोनीफेरस और टेम्परेट, कोनीफेरस और टेम्परेट, तापमान कम की तरफ है। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको, कोई दिक्कत बेटा।
या तो ये हमारा जो निर्धारण रहा ये पहला वाला रहा ना, क्या, तापमान, तापमान से। और हमने तो कहा कि प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाला जो दो कारक मेन है, बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, दो कारक मेन है, वो कौन कौन सा है? तापमान और प्रेशर। अब यही पर्वत के ऊपर भी जाने पर तापमान बढ़ता है, घटता है। फिर से तो दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा कौन सा? वर्षा। दूसरा वर्षा कैसे निर्धारित कर रहा है भाई? तो हम पीपीटी लिख दें, कोई दिक्कत? वर्षण। तो वर्षण कैसे निर्धारित करता है? देखो, अगर जो इधर जा रहे हैं तो अगर बारिश कम हो रही हो, सपोज दैट कहीं भी जाने पर बारिश कम हो रही हो, तो होता क्या है? बारिश जब कम होगी तो पेड़ पौधों की संख्या क्या होती है? कम। जैसे ध्यान से हम बरसात में देखते हैं, हमारे गेट पे, गेट के सामने हमारे जो बाउंड्री होती है घर को, झुट्ठो पेड़ उगता रहता है बारिश में, नंबर्स बढ़ जाते हैं। बारिश के बाद सारा, जैसे शरद ऋतु आती है, ठंडक महीने में हमें साफ ऑफ करवाना पड़ता है, कोनो प्रोग्राम हो साफ करवाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अभी अभी लू चलने लगेगा, सब साफ हो जाएगा। मामला देखो कहाँ है। इसका मतलब अगर जो वर्षण ज्यादा हुआ तो पौधों की संख्या ज्यादा हुई, वर्षण ज्यादा हुआ तो पौधों की संख्या अधिक हो रही है। और अगर जो वर्षण कम हुआ, जहां भी जा रहे हैं हम, वर्षण कम हुआ है तो पौधों की संख्या, पौधों की संख्या क्या होगी बेटा? इसी को हमने क्या लिख दिया? इसी को क्या लिख दिया? जैव भार। कौन सा शब्द लिखा? जैव, बायोमास। बायो का मतलब समझना है, बायो का मतलब फ्लोरा और फौना, वनस्पति और जीव जंतु का, मास का मतलब उनका नंबर। समझ में आ रहा है? एक एक शब्दों पर ध्यान देना। बायोमास कम होगा, कंफर्म कम होगा। फिर से बायोमास कम होगा और साथ साथ फिर बायो डाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये भी कम होगी बेटा। अब विविधता का मतलब, जैसे मान लिया आपको बोल दूं इस क्लास में बायोडाइवर्सिटी है ही नहीं, एक पढ़ाने वाला पुरुष, जो भी बैठे हैं पुरुष, तो डाइवर्सिटी का मतलब टाइप, फ्लोरा और फौना का ये टाइप। कोई महिला बैठी होती तो डाइवर्सिटी थी। इसका मतलब पेड़ पौधों की ये संख्या हो गई, पेड़ पौधों के प्रकार भी कम होंगे, बारिश कम होती है। हमारे गेट पे ही देखेंगे बारिश होगी, कद घास भी उगेगी, कोनो ऐसा पौधा उगेगा, कोनो दूसरा पौधा उगेगा, फूल भी लहलहा रहा होगा, तमाम चीजें हो जाती हैं। समझ में आ रही बात? अब जब इस टाइप का देखेंगे तो फिर से वही बात कि इक्वेटर पर अगर जो ज्यादा बारिश होगी, पोलर रीजन में ज्यादा पर बारिश कम होगी, पोलर रीजन में जाने पर बारिश, तो फिर से अब यहाँ वनस्पतियों का विकास कैसे कैसे हो रहा है? वनस्पतियों का, जहां सबसे अधिक बारिश हो रही है वहां देखते हैं, वहां उगता है एवरग्रीन। कौन सा? एवरग्रीन, सदाबहार वन। अब किताबों में कैसा लिखा रहेगा? किताबों में इसी को लिख देगा वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन। दो भागों में बांट दिया। वेट का मतलब जहां खूब ज्यादा बारिश हो उसे कहेंगे आर्द्र, जहां उससे कम बारिश हो उसे कहेंगे शुष्क, ड्राई। दो दो भागों में बांटा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है आपको। फिर ऐसे जब और कम बारिश वाले क्षेत्र में जाएंगे तो मिलेगा डेसिडुअस, पतझड़, या इसी को कर देते हैं पर्णपाती, पत्ते गिरा देने वाले। तो हमारे यहाँ क्या मिलता है? डेसिडुअस। इस समय पत्ते गिर रहे होंगे, हमारे गांव में जाएंगे पर देखेंगे पत्ते गिर जाते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत एक्सेस बारिश नहीं होती लेकिन कम भी नहीं होती, तो पतझड़ बन। अब इसके बाद यहां देखो क्या क्या मिल रहा है इसमें, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें पूरा खूब पौधा मिलेगा, खूब बड़े बड़े इसमें पौधा मिलेगा, लेकिन पत्ता गिरा देगा। कैसा मिलेगा? बारिश कम की तरफ हम जा रहे हैं। तीसरा फिर क्या मिला? तीसरा मिलता है, इसे कहते हैं सवाना क्षेत्र।
सवाना वेजिटेशन, इसे हिंदी इंग्लिश में सवाना ही लिखेंगे। अब इसमें क्या मिलता है, यहां भी वृक्ष मिल रहा है, यहां वृक्ष मिल रहा है लेकिन पत्ते गिरा दे रहे हैं, यहां वृक्ष भी मिल रहा है मतलब पौधे भी मिल रहे हैं, और क्या मिलने लगेगी, जब पौधों के साथ घास भी आपको कहीं कहीं देखने, तब उसे कौन सा वेजिटेशन कहते हैं, सवाना वेजिटेशन। फिर और कम बारिश वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वृक्ष खत्म हो जाता है, धीरे धीरे क्या मिल जाता है, सिर्फ घास ही मिलने लगा। और कम बारिश वाले क्षेत्र में गए, सिर्फ घास मिलने लगा। एकदम कम बारिश जहां हो रही है, बारिशें समझ लो नहीं हो रही है, जहां एकदम कम बारिश हो रही है वहां हम चले गए, जहां एकदम में कम बारिश हो रही है क्या हो गया, डेजर्ट हो गया ना, मरुस्थल। और मरुस्थल में क्या मिलता है, क्या मिलने लगता है बेटा, कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां मिलेंगी, है ना। अब खुद देखो, आपको बस इन सब पौधों के नाम है तो जानना है, इन सब पौधों के नाम जानना है, आधा तो नाम जानते ही होंगे, यहाँ भी नाम जानते होंगे, कॉन्सेप्ट जानना है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा, एक, अब देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है 2017 पेपर उठा के देखना, कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल से, ध्यान से समझना, पश्चिम बंगाल से राजस्थान की तरफ यात्रा करता है। कहां से, पश्चिम बंगाल से कहां यात्रा कर रहा है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा कि नकल भी ना कर पाओ, गूगल में भी डालोगे बोलेगा नॉट फाउंड। भाई कह रहा है वो एक व्यक्ति, चलो मैप भी देख लेते हैं, यहां देखो मैप है, वो कह रहा है, देखो कहां से लिंकिंग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल से यात्रा करना शुरू करता है, और पश्चिम बंगाल से यात्रा करता है कहां, ये वेस्ट बंगाल और ये राजस्थान। पश्चिम बंगाल से कह रहा है सड़क मार्ग से, यूपीएससी पूछ रहे तो पश्चिम बंगाल से सड़क मार्ग से यात्रा करता है राजस्थान की ओर। और फिर पूछ रहा है नहीं उसे निम्न पौधों का क्रम मिलेगा, और नीचे 4 ऑप्शन, यूपीएससी के क्वेश्चन लंबे आधा आधा पेज में रहते हैं। आपसे वो बेटा ये नहीं पूछ रहा है कि कभी यात्रा की हो सड़क मार्ग से कि नहीं, आपसे वो ये पूछ रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि तुमने भारत के पैटर्न को पढ़ा, कि भारत में बंगाल की खाड़ी के नजदीक सबसे पश्चिम बंगाल है, मतलब यहां इधर से इधर आने पर बारिश क्या होती है, कम होती है। तो पश्चिम बंगाल में जो वन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, समझ में आ रही बात। और पश्चिम बंगाल से फिर पश्चिम बंगाल में जो वन मिलेगा वो एवरग्रीन मिलेगा। झारखंड जब पहुंचेंगे तो शायद वेट एवरग्रीन मिले, यहां ड्राई एवरग्रीन मिलेगा। फिर बिहार भी हम पहुंचेंगे, फिर बिहार के बाद हमें यूपी भी पहुंचना है, यूपी के बाद हम कहीं कहां पहुंचेंगे, यूपी के बाद, यूपी को तो 2 भागों में बांट देता है, वेस्ट यूपी ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी में और ईस्ट यूपी तो बिहार है समझ लो। तो वो ये नहीं पूछना चाह रहा है, वो आपको बस इतना पता है कि इधर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इधर डेजर्ट क्लाइमेट, मरुस्थलीय वनस्पति। मतलब सोचो कहां से टॉपिक कहां का लिंक है। और ये पूरा चैप्टर, मतलब ये चैप्टर जो बताया जा रहा है, जिसे हम आज ऐसे ही छेड़ दिए, दिमाग में आ गया, ये पूरा का पूरा टॉपिक कहीं ना कहीं क्लाइमेटोलॉजी का है। क्लाइमेटोलॉजी का तब आप जान पाओगे, उसे भारत से कनेक्ट करना है, इसका मतलब इंडिया पूरा पढ़ना है, समझ में आ रही बात। और उसके बाद आप लिखने के लिए एलिजिबल हो, मेंस दो, प्री दो, इंडस्ट्री इसी पर बेस्ड है। जहां ज्यादा बारिश ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसका मतलब फिर दूसरी बात, ज्यादा जहां बारिश होती है फिर से अगला इसी में निकल जाता है। जैसे ज्यादा जहां बारिश हो रही है, सपोज दैट यहाँ ज्यादा जहां बारिश होगी वहां कौन से पौधे मिल रहे हैं बेटा, एवरग्रीन। अब इसमें देखो, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, और जब ज्यादा बारिश, मान लिया यहाँ ज्यादा बारिश हो रही है, यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, खूब ज्यादा बारिश हो रही है। जब ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में पौधे रहते हैं तो पानी जमीन पर ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर पाता, तो जब पानी मूव नहीं कर पा रहा है तो होगा क्या, पानी अंदर की तरफ जाने लगता है, तो पानी H2O लिख दूं काम चल जाएगा,
पानी अंदर की तरफ जाने लगता है, और पानी के साथ साथ यहाँ जो सड़ गल जाता है ना पत्तियां, तो ये सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं ये पोषक तत्व बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। अब ये ह्यूमस भी पानी के साथ नीचे जाने लगता है, और इस पूरे प्रोसेस, ये जो नीचे ह्यूमस जा रहा है इसे कहते हैं लीचिंग, निच्छालन। और इस पूरे प्रोसेस से बेटा लेटराइट सॉइल बनती है। कौन सी मिट्टी? अब खुद देखो, इसी से लिंक सॉइल भी, सॉइल आपका अलग चैप्टर है। मतलब जहां ज्यादा बारिश होगी, जहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, वहां पक्का कौन सी सॉइल मिलनी है? लेटराइट। कौन सा प्रोसेस से लेटराइट सॉइल बननी है? कौन सा प्रोसेस? लीचिंग। आपसे कोई लीचिंग प्रोसेस कौन से सॉइल में होता है? तो लीचिंग प्रोसेस तब होगा, उसकी शर्त क्या है? लीचिंग प्रोसेस की शर्त सबसे बड़ी है क्या? बारिश ज्यादा हो, और जब एक्सेसिव रेन, और जब एक्सेसिव रेन होगी तो पौधे ज्यादा होंगे। समझ, सारी बातें समझ में आ रही? तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, आपको हल्का सा बताना था, नहीं तो इसका एक चैप्टर है बेटा। मैं तो क्लास में ऐसे बोल भी देता हूँ, जब क्लाइमेटोलॉजी शुरू होता है तो मैं क्लास में बोल देता हूँ। भाई मेंस वालों को तो नहीं पढ़ाना होता, लेकिन क्लास में बोल देता हूँ बेटा अब मत ट्रिप करना, अब अगर जो क्लास छोड़ना तो छोड़ ही देना, क्योंकि इसके बाद पूरी लिंकिंग एक दूसरे पर रहती है। और ये जो चैप्टर समझिए स्टैटिक चैप्टर है, ये मतलब डायनामिक नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए जब भी पढ़ना है एक कई बार पढ़ना है आपको, इस बेहतर तरीके से बता। मैं पहली लैंग्वेज मेरी यही रहती है, रटना नहीं है, तो सच में रटना नहीं है, कुछ भी तरीके से पढ़ना है। पश्चिम बंगाल में, पहले बता दूं, पश्चिम बंगाल में जहां ज्यादा बारिश, चेरापूंजी मौसम सबसे अधिक बारिश होती है, मेघालय वगैरह में, वहां मिलेगा। केरल में सबसे मिलेगा। इसका मतलब इन सब जगहों पर फॉरेस्ट कौन सा मिलेगा? सोचो किससे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दोनों। तापमान भी तो यहां ज्यादा है, तो ट्रॉपिकल के साथ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। अब इसके बाद जब एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना तो भी समझ में, ट्रॉपिकल के साथ एवरग्रीन मिलेगा। क्योंकि केरल में तापमान कम रहता है क्या? ना, कुल बनियाने में बिता देते हैं साल भर, हम लोगों को पहनना पड़ता है भाई। समझ में आ रही बात? तो ये सारी बात है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहेंगे, और उसके बाद सर आ रहे हैं, सहाय सर।